हेलो फ्रेंड्स, वाईफाई श्री राम में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के अंदर एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में वेटेज वाले टॉपिकों में से एक है, जिसका नाम होता है MS एक्सेल होता है। देखिए, ये जो जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये जो टॉपिक होते हैं, ये जैसे प्रैक्टिकल बेसिस टॉपिक होते हैं, इनके अंदर देखिए एग्जाम से बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, ये जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, इन एप्लीकेशंस को देखिएगा कि अलग अलग पर्पज़ के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए बनाया होता है। जहाँ पे हमने MS वर्ड के बारे में बात की थी कि जो MS वर्ड था उस MS वर्ड का प्रयोग हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने, उसकी कोई भी हम डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। इसलिए जो इनके जो काम करने का जो नेचर होता है, उस नेचर के बेसिस पे इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब जैसे मैंने आपको MS वर्ड में बारे में बताया था कि ये डॉक्यूमेंट बनाने, उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए, शब्दों की इसके अंदर कोई किताबें, डॉक्यूमेंट लिखने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको वर्ड प्रोसेसिंग या वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है MS वर्ड को। एक्सेल का प्रयोग हम कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, कोई बही खाता, लेखा जोखा, जो भी हम कैलकुलेशन वाला पोर्शन होता है वो करने के लिए इस MS एक्सेल का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इस MS एक्सेल का भी एक दूसरा नाम होता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि MS एक्सेल को हम बोलते हैं स्प्रेड शीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोलते हैं। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, इससे बहुत दफा क्वेश्चन पूछा गया कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम, MS एक्सेल को ही स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्प्रेड मतलब फैली हुई शीट होती है, उस शीट पे काम किया जाता है, जिसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहा जाता है। अब देखिए, ये जो MS एक्सेल होता है, इस MS एक्सेल से देखिए काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे देखिए कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उससे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि MS एक्सेल को स्प्रेडशीट या वर्कशीट प्रोग्राम, स्प्रेडशीट बोलते हैं, वर्कशीट प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करें तो देखिएगा इस MS एक्सेल से और भी कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या क्वेश्चन बनते हैं तो उनमें देखिएगा अगला जो क्वेश्चन होता है वो ये पूछा जाता है कि MS एक्सेल होता है, उस MS एक्सेल में हम कोई भी फाइल बनाते हैं, तो फाइल बनती है पूरी, जो MS एक्सेल में जो फाइल बनती है उस फाइल को हम कहा जाता है वर्कबुक। उसको क्या बोलते हैं? वर्कबुक। तो MS एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या बोलते हैं? हम वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद में आगे बात करें तो देखिएगा कि MS एक्सेल से एक क्वेश्चन और बनता है। वो क्वेश्चन बनता है कि देखिएगा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि MS वर्ड में बताया था कि MS एक्सेल में कोई भी हम फाइल बनाते हैं, उसको किसी न किसी नाम से हम सेव करते हैं। MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं तो उसको किसी न किसी हम नाम से सेव करते हैं, लेकिन किसी नाम से हमने अगर सेव नहीं किया तो उसका एक बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब उसका पहले से परिभाषित एक नाम होता है, आप करो तो ठीक है, नहीं अदरवाइज वो नाम तो आप वो आएगा। तो MS वर्ड में फाइल का जो पहले से परिभाषित नाम था वो डॉक्यूमेंट बनता। उसी प्रकार एक्सेल की बात की जाए तो एक्सेल के अंदर जो फाइल हम बनाते हैं उसको किसी नाम से हम सेव करते हैं, लेकिन किसी नाम से हम सेव ना करें तो वो नाम होगा, बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है किसी फाइल का MS एक्सेल में होता है बुक 1। यहाँ आप बुक 1 का मतलब यहाँ 1 है और 2 खोलोगे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगी, प्रकार आ जाएगा। तो MS एक्सेल में किसी फाइल का पहले से परिभाषित नाम क्या होता है? बुक 1 होता है। उसके बाद आगे मैंने बताया था कि फाइल हम बनाते हैं तो फाइल की पहचान के लिए उसको एक्सटेंशन नेम दिया जाता है। जैसे MS वर्ड में मैंने बताया था कि MS वर्ड में किसी फाइल का एक्सटेंशन नेम .doc या .docx होता है। उसी प्रकार एक्सेल में भी किसी फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है, वो .xls या .xlsx होता है। इस प्रकार से ये भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम में पूछा जाता है कि MS एक्सेल में फाइल में बनाई गई जो फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है? तो XLS और XLSX होता है। XLS वर्जन 2003 का, XLS वर्जन 2007 और 10 के जो अपर वर्जन होते हैं उनके लिए XLSX का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ मैंने आपको बातें बताई जो MS एक्सेल से इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा भी MS एक्सेल से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उन क्वेश्चंस क्या बनते हैं उनके बारे में बात करें तो देखिएगा, MS एक्सेल के बारे में आगे बात करें तो देखिए, MS एक्सेल होता है उसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। स्प्रेडशीट का मतलब उसमें फैली हुई शीट होती है। तो देखिए, MS एक्सेल में हम कोई भी काम करते हैं वो शीट पे करते हैं। शीट की जो बनावट होती है अंदर, वो कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें कुछ इस प्रकार से लंबवत लाइनें होती है और इस प्रकार से कुछ क्षैतिज लाइनें होती है। इन लंबवत लाइनों को हम, वर्टिकल जो लाइनें होती है, इन वर्टिकल लाइनों को हम बोलते हैं कॉलम, और इस हॉरिजॉन्टल लाइनों को, क्षैतिज लाइनों को बोला जाता है रो बोला जाता है। तो देखिए, ये आपकी शीट होती है कि MS एक्सेल में जो प्रत्येक जो शीट होती है वो शीट कुछ लंबवत, वर्टिकल जो लंबवत होते हैं वो कॉलम और क्षैतिज रो द्वारा विभेदित रहती है। ठीक है। तो MS एक्सेल में रो और कॉलम होती है। अब आगे बात करें तो देखिएगा, ये रो और कॉलम होती है
तो कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि एमएस एक्सेल में रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो देखिएगा एमएस एक्सेल में रो और कॉलम की संख्या की बात की जाए तो एमएस एक्सेल में देखिएगा रो और कॉलम की बात करें तो वर्जन वाइज बात करें तो वर्जन 2003 में जो रो की संख्या थी वो थी आपकी 65,536, जो 1 से स्टार्ट होती थी 65,536 पे खत्म होती थी, और जो कॉलम थे वो थे 256। कॉलम कितने थे? 256, जो ए से स्टार्ट होते थे आई वी पे खत्म होते थे। तो ये जो खेल था ये वर्जन 2003 तक था। वर्जन 2003 जो वर्जन था उसमें रो की संख्या 65,536 और कॉलम थे वो थे 256। को रो स्टार्ट होती थी 1 नंबर से लेकर 65,536 और कॉलम होते थे ए से लेकर आई वी तक। ए से लेकर आई वी तक मतलब पहला कॉलम होता है ए, दूसरा बी, सी, इस प्रकार जेड से के बाद ए वाली से ए बी ए सी, फिर बी वाली से बी ए बी बी, फिर 256 पे ये आई वी निकल के आएगा। ये वर्जन 2003 की थी। लेकिन वर्जन 2007 और 2010 के अंदर क्या किया गया कि देखिएगा रो और कॉलम की संख्या को बढ़ा दिया गया। रो की संख्या कितनी कर दी गई थी वर्जन 2007 में? उसमें कर दी 10,48,576, जो 1 से लेके स्टार्ट होता 10,48,576 होता था, और जो कॉलम था वो थे 16,384, जो ए से स्टार्ट होता था और एक्स एफ डी पे ख़त्म होता था। ये जो खेल था वर्जन 7 और 10 का था। ठीक है, तो ये टोटल रो और कॉलम की संख्या के बारे में पूछा जाता है कि एमएस एक्सेल में टोटल रो की संख्या कितनी होती है और कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो रो और कॉलम के बारे में बात थी। अब आगे हम बात करें तो देखिएगा ये जो एमएस एक्सेल होता है, इस एमएस एक्सेल से और भी कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन क्या बनते हैं कि देखिएगा एमएस एक्सेल में रो और कॉलम में ही पता कर लिया रो कौन सी होती है और कॉलम कौन सी होती है। तो देखिए रो जो आपकी जो हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज लाइनें होती है उनको रो बोलते हैं। रो को उनकी संख्या से पहचाना जाता है, संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 होती है। कॉलम होते हैं, उन कॉलम को उनके जो लेवल होते हैं, जो अल्फाबेट होते हैं, जो ए इस प्रकार से ही होता है, ए फिर बी फिर सी फिर डी, इस प्रकार से ये 1 2 3 4 इस प्रकार से होते हैं। तो रो को उनकी संख्या से पहचाना जाता है और कॉलम होते हैं उनको लेवल से, ए बी सी डी अल्फाबेट जो लेवल होते हैं उन लेवल से पहचाना जाता है। ठीक है, रो और कॉलम क्या होते हैं ये पता कर लिया। अब आगे बात करें तो देखिएगा कि एमएस एक्सेल होता है, उस एमएस एक्सेल में जो हम काम करते हैं शीट पे काम करते हैं, और जो भी हम काम करेंगे शीट पे काम करेंगे। अब जो शीट होती है वो रो और कॉलम में विभाजित होती है। अब ये जो शीट होती है कि एमएस एक्सेल में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हम अधिकतम कितनी शीट खोल सकते हैं। तो अधिकतम हम जितनी आपकी रैम की कैपेसिटी होती है उतनी हम खोल सकते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी शीट खुली हुई मिलती है। तो बाय डिफॉल्ट शीट खुली मिलती है वो आपकी 3 शीट खुली मिलती है, और भी हम खोल सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट पहले से निर्धारित कितनी शीट खुली हुई मिलती है? 3 शीट खुली हुई मिलती है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि हमें इस शीट को खोलने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है। तो इसको खोलने की शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11। ठीक है, या इसको एक नाम से हो जाता है Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1, Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1 या शिफ्ट प्लस F11, ये दोनों नई शीट को खोलने की शॉर्टकट की होती है। ठीक है, तो ये आपकी शीट के बारे में बात थी। आगे हम बात करें तो देखिएगा ये जो एमएस एक्सेल होता है, इस एमएस एक्सेल से देखिएगा और भी कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। वो किस प्रकार से बनते हैं देखिएगा, आपने रो और कॉलम के बारे में पता कर लिया कि रो और कॉलम होती है। अब रो और कॉलम के बारे में पता करने के बाद देखिएगा कि एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। वो क्वेश्चन बनता है कि रो और कॉलम होती है, तो रो और कॉलम जब आगे बढ़ती है एक दूसरे को काटती है तो एक आयताकार आकृति जो इस प्रकार से बनी है ये आकृति बनती है। इस आकृति को क्या कहा जाता है कि रो और कॉलम के काटने से बनी आयताकार आकृति को क्या बोलते हैं? हम सेल कहते हैं। ठीक है, बहुत दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रो और कॉलम के काटने से बनी आयताकार आकृति को क्या बोलते हैं? हम सेल बोलते हैं। और इस सेल की पहचान किससे की जाती है? उसके एड्रेस से की जाती है। एड्रेस हमें जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि सेल का एड्रेस इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से सेल का सही एड्रेस है या नहीं है, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रो और कॉलम के काटने से बनी से आयताकार को सेल कहते हैं। सेल की पहचान उसके एड्रेस से की जाती है। सेल का एड्रेस देखिए, सेल बनी होती है रो और कॉलम से बनी होती है, तो इसके एड्रेस भी रो और कॉलम भी दोनों आएंगे। तो देखिएगा इस प्रकार से जो सेल का एड्रेस होता है उसमें सबसे पहले कॉलम का लेवल आता है, उसके बाद में रो की संख्या आती है। और दूसरी बात देखिएगा कि सेल के एड्रेस के बीच के अंदर कभी कोई सिंबल नहीं आता है। ठीक है ना, कि जैसे A1 आपका A2 B2 C3 या इस प्रकार से आता है, तो ये गलत है कि सेल के एड्रेस के बीच में कोई सिंबल नहीं आता है। तो ये
आपके सेल के एड्रेस होते हैं कि सेल के एड्रेस में सबसे पहले कॉलम का लेबल आता है, उसके बाद रो की संख्या आती है, और सेल के एड्रेस में कोई सिंबल नहीं आता है। तो ये आपके सेल एड्रेस होते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में सही सेल का एड्रेस आप बताइए, तो कई बार इस बार भी ऑप्शन में दे दिया जाता है, ये गलत है क्योंकि सबसे पहले कॉलम का लेबल आता है, उसके बाद में रो की संख्या आती है। ठीक है, तो ये सेल एड्रेस के बारे में बात थी। अब आगे हम बात करें तो देखिएगा जो MS एक्सेल में जो सेल एड्रेस होते हैं वो सेल एड्रेस कई प्रकार के होते हैं। वैसे सेल एड्रेस को हम सेल रेफरेंस के नाम से भी जाना जाता है। सेल एड्रेस को क्या कहते हैं हम? सेल रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। और MS एक्सेल में जो सेल रेफरेंस होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो होता है आपका रिलेटिव सेल एड्रेस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, तीसरा होता है मिक्स्ड सेल एड्रेस। अब देखो ये 3 सेल एड्रेस होते हैं कि एग्जाम में पूछ जाता है कि निम्न में सेल का सेल एड्रेस बताइए। सेल एड्रेस बोलते हैं, सेल रेफरेंस बोल दो कि सेल का एड्रेस बता। तो सेल एड्रेस 3 प्रकार के, रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट होता है और मिक्स्ड होता है। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि निम्न में से रिलेटिव सेल एड्रेस कौन सा होता है, या निम्न में से एब्सोल्यूट सेल एड्रेस कौन सा होता है, या निम्न में से आपका मिक्स्ड सेल एड्रेस कौन सा होता है। तो रिलेटिव की बात की जाए तो MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट जो सेल एड्रेस होता है वो रिलेटिव होता है। जैसे हम A1, B1, C1 ये जो एड्रेस होते हैं या रिलेटिव होते हैं। बात करें एब्सोल्यूट सेल, एग्जाम में पूछा जाता है वो एब्सोल्यूट से ही पूछा जाता है। पहली बात तो देखिए एब्सोल्यूट सेल एड्रेस का प्रयोग हम क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं। तो देखिएगा किसी भी सेल एड्रेस को स्थिर बनाने के लिए, किसी भी जो भी सेल एड्रेस होती है उस सेल एड्रेस को स्थिर बनाने के लिए हम एब्सोल्यूट सेल एड्रेस का प्रयोग करते हैं। कि देखिए कोई भी सेल एड्रेस को हम स्थिर बनाना चाहते हैं कि मान लीजिएगा कोई ऐसी संख्या होती है जिससे हम उसका सेल एड्रेस चेंज नहीं करना चाहते, पूरे शीट के अंदर उसी सेल एड्रेस को ही रिफरेंस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एब्सोल्यूट सेल एड्रेस का प्रयोग करते हैं। और किसी भी सेल को एब्सोल्यूट बनाने के लिए एक सिंबल होता है, वो सिंबल कौन सा होता है आपका? डॉलर। कि डॉलर साइन के द्वारा किसी भी सेल एड्रेस को हम स्थिर बना सकते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो देखिए इस प्रकार से हम एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, $A $1। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये सेल एड्रेस है, ये आपका एक स्थिर बन गया। तो किसी भी सेल एड्रेस को स्थिर बनाने के लिए एब्सोल्यूट सेल एड्रेस का प्रयोग करते हैं, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाने के लिए डॉलर साइन का प्रयोग करते हैं। मिक्स्ड की बात करें तो मिक्स्ड जो सेल एड्रेस होता है, मिक्स्ड का मतलब होता है दोनों का मिला हुआ रूप, दोनों का मिला हुआ रूप होता है। तो मिक्स्ड सेल एड्रेस के अंदर बात की जाए तो मिक्स में आगे होता है या तो आपको कॉलम को मिक्स बना दीजिए, या रो को कॉलम को एब्सोल्यूट बना दीजिए, रो को रिलेटिव बना दीजिए, या कॉलम को रिलेटिव बना दीजिए या रो को एब्सोल्यूट बना दीजिए। ये आपका मिक्स का होता है, दोनों का मिक्सचर जो रूप होता है वो आपका मिक्स होता है। तो ये 3 आपकी सेल रेफरेंस थी जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली सेल रेफरेंस 3 प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब आगे बात करें तो देखिएगा MS एक्सेल होता है, उसमें सेल होती है। इस सेल को, सेल की पहचान उसके सेल एड्रेस से की जाती है। सेल एड्रेस बता दी मैंने। अब देखिए सेल एड्रेस होता है कि एक क्वेश्चन में पूछा गया एग्जाम में कि सेल एड्रेस होता है, वो सेल एड्रेस कहाँ पे दिखाई देता है एक्सेल के अंदर। तो देखिए एक्सेल की जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उस स्ट्रक्चर में देखिएगा, मैंने आपको MS वर्ड में बताया था बहुत सी बार्स होती है। उन बार के अंदर एक बात और बता दूं मैं कि MS एक्सेल के अंदर एक बार और होती है जो आपका, जहाँ रूलर बार थी MS वर्ड में, वहाँ पे एक बार और होती है। वहाँ पे इस तरीके से आप कोई भी इस प्रकार से ये लिख सकते हो, और यहाँ पे आपका एक वो सेल का एड्रेस दिखाई देता है। इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार, ये जो फॉर्मूला बार होती है, इस फॉर्मूला बार के अंदर जो भी सेल में हम कोई भी डेटा लिखते हैं, उस डेटा कहाँ पे दिखाई देता है? फॉर्मूला बार के अंदर दिखाई देता है। सेल में लिखा हुआ डेटा कहाँ पे दिखाई देता है? वो फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था कि सेल का एड्रेस कहाँ पे दिखाई देता है। तो सेल का जो एड्रेस होता है, तो देखिएगा ये जो फॉर्मूला बार, तो इतनी इधर वाला जो पोर्शन होता है ना, यहाँ पे सेल का एड्रेस दिखाता है। इसे बोलते हैं हम नेम बॉक्स या एड्रेस बार। नेम बॉक्स या एड्रेस बार के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ पे सेल का एड्रेस दिखाई देता है वो नेम बॉक्स या एड्रेस बार होता है, और सेल में लिखा गया डेटा होता है वो कहाँ पे दिखाई देता है? फॉर्मूला बार के अंदर दिखाई देता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि सेल में लिखा गया डेटा कहाँ पे दिखाई देता है? फॉर्मूला बार के अंदर दिखाई देता है। तो ये सेल के बारे में बात थी। आगे हम बात करें तो देखिएगा कि एक सेल होती है, उस सेल के अंदर हम डेटा लिखते हैं, वो आपका फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। तो सेल में लिखा गया सभी डेटा क्या फॉर्मूला बार में दिखाई देता है? और सेल में हम कितना डेटा हम लिख सकते हैं? तो बेसिकली देखिए सेल में जो हम डेटा वो 32,767 हम कैरेक्टर्स होते हैं, वो हम सेल के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन पूरा 32,767 वो हमें दिखाई नहीं देता।
केवल 1024 जो करेक्टर्स होते हैं वो केवल वही हमें अंदर ऊपर दिखाई देते हैं। तो ये सेल के बारे में कहीं पूछा जाता है कि सेल में अधिकतम 32,767 करेक्टर हम यूज कर सकते हैं, और 32,767 करेक्टर होते हैं वो आपको पूरे फॉर्मूला बार में नहीं दिखा देते, उनमें से केवल 1024 जो करेक्टर होते हैं वही आपको दिखाई दिए जाते हैं सेल के अंदर। ये सेल के बारे में बात थी। अब आगे हम बात करें तो देखिएगा सेल से देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि देखिए सेल में हम जो भी डेटा एंटर करते हैं, तो डेटा एंटर करते हैं तो देखिएगा कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस सेल में हम डेटा एंटर करते हैं, डेटा लिखते हैं, डेटा टाइप करते हैं, डेटा लिखते हैं, उस सेल को हम क्या कहते हैं? तो जिस सेल में हम डेटा लिखते हैं या डेटा टाइप करते हैं उस सेल को बोलते हैं एक्टिव सेल या करंट सेल बोलते हैं। काफ़ी दफ़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जिस सेल में हम डेटा लिखते हैं, टाइप करते हैं, उस सेल को क्या बोलते हैं? तो उस सेल को हम एक्टिव सेल या करंट सेल बोलते हैं। और एक्टिव सेल और करंट सेल की पहचान जो होती है कि जिस सेल के ऊपर आपको ये काला बॉर्डर आपको दिखाई दे, इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा, ये काला बॉर्डर आपको दिखाई दे, इस काला बॉर्डर को जो दिखाई दे वो सेल क्या होगी? आपकी एक्टिव सेल या करंट सेल होगी, यानी वो सेल एक्टिव हो जाएगी या करंट हो जाएगी, उसमें आप डेटा आप लिख सकते हैं। और किसी भी सेल को एक्टिव या करंट करने के लिए या तो आप माउस के क्लिक के द्वारा क्लिक कर सकते हो, या आपको इस प्रकार से एक सिंबल दिखाई देता है यहाँ पे, इसको बोला जाता है आपको फिल हैंडल। इसको क्या बोलते हैं? फिल हैंडल बोलते हैं कि कोई भी हम डेटा होता है उसको स्क्वायर वाला जो सिंबल दिखा होता है, इसको क्लिक करते वो डेटा एक्टिव है, सेल एक्टिव हो जाती है, इसको बोलते हैं फिल हैंडल बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी सेल को एक्टिव करने के लिए हम फिल हैंडल का प्रयोग करते हैं, माउस के द्वारा क्लिक करके हम इसको एक्टिव बना सकते हैं। और एक्टिव सेल की पहचान क्या होती है? जिस सेल के ऊपर काला बॉर्डर आपको दिखा देते हैं वो एक्टिव सेल या करंट सेल होती है। ठीक है, आगे बात करें तो देखिएगा सेल में हम कोई भी डेटा लिखते हैं तो उस सेल में देखिएगा क्या होता है कि कोई भी डेटा लिखने के बाद उस डेटा में हमें कोई एडिटिंग करनी होती है, कोई चेंजेस करने होते हैं। या तो हम माउस पे डबल क्लिक करके उस सेल पे हम, जब एडिटिंग चेंजेस एडिटिंग कब होगी? जब वो अंदर जो कर्सर आएगा, कर्सर आने के बाद में वो एडिटिंग होगा, तो उस सेल में उस कर्सर को एडिटिंग करने के लिए या तो माउस पे आप डबल क्लिक करो तब जाके वो एडिटिंग होगा। या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वेश्चन पूछा गया कि सेल में एडिटिंग करने के लिए की होती है, उस की का प्रयोग किया जाता, तो सेल में एडिटिंग करने के लिए F2 की का प्रयोग करते हैं। बहुत दफा एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सेल में एडिटिंग करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? तो सेल में एडिटिंग करने के लिए F2 की का प्रयोग करते हैं। जैसे ही आप F2 की प्रेस करोगे, ये सेल में आपका कर्सर आ जाएगा जहां से आप आसानी से एडिटिंग कर सकते हो। तो सेल में एडिटिंग करने के लिए F2 कुंजी का प्रयोग किया जाता है, F2 की का प्रयोग किया जाता है, और सेल को एक्टिव बनाने के लिए फिल हैंडल का प्रयोग किया जाता है। तो ये MS एक्सेल के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई है। और भी देखिएगा बहुत सारी बातें हैं MS एक्सेल से रिलेटेड जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।